और दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और आप सफ़र कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये पॉलिटी का अगला लेक्चर है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में हम बात करेंगे जो सेंट्रल और स्टेट के बीच में होते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं लेजिस्लेटिव रिलेशन, तो इसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस देखने वाले हैं। आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक जो पार्ट 11 में आता है, इसमें बात करी गई है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप की बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। और इसके अलावा कुछ और भी अदर आर्टिकल्स हैं जिसमें इसके बारे में बात करी गई है। तो बेसिकली क्या है, देखिए, जो लेजिस्लेटिव पावर है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करी गई है इस सेंट्रल स्टेट के बारे में, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो बेसिकली पूरे इंडिया में जो सेंट्रल की पावर है वो एग्जिस्ट करती है। क्योंकि अगर कोई मैटर लाइक किसी से भी रिलेटेड हो, अगर वो इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है या फिर कोई नेशनल मुद्दा है, उस पे पूरी तरीके से जो है कंट्रोल स्टेट सेंट्रल का होता है। और आर्टिकल 256 जो है ये पावर देता है सेंटर को कि अगर कोई सा भी रूल पार्लियामेंट किसी भी स्टेट पे इम्प्लीमेंट करती है या पूरी टेरिटरी के लिए इम्प्लीमेंट करती है, तो उस रूल को पूरे स्टेट को मानना ही पड़ेगा, कैसे भी करके। एनी हाउ वो पूरे स्टेट को उस रूल को मानना ही पड़ेगा। वो डिनाई नहीं कर सकता। अगर वो नेशनल इम्पोर्टेंस का मुद्दा है या फिर नेशनल सिक्योरिटी की बात है या फिर कोई नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ऐसे मुद्दों पे सेंट्रल अगर कुछ रूल बनाता है तो उस पर बेसिकली स्टेट को मानना ही पड़ता है। स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है आर्टिकल 256 के तहत कि वो इस चीज़ को माने। तो ये दो ही पॉइंट हैं, लाइक कोई पहले से अगर लॉ बना हुआ है उसके ऊपर कोई पार्लियामेंट लॉ बनाता है या फिर नया लॉ बनाता है, तो उसमें स्टेट की ये जिम्मेदारी होती है कि वो उस रूल को मानेगा। ठीक है। और अगर वो ऐसा करने में असफल होता है तो आर्टिकल 365 में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई स्टेट ये चीज़ करने को लिए फेल होता है, सफल होता है, तो प्रेसिडेंट तुरंत संज्ञान लेकर आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल की तरफ बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से वॉयलेशन होता है। ये आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो है उनको नहीं मान रहे हैं, ऐसा माना जाता है। बेसिकली ये दो मैटर्स होते हैं जिनमें मानना जरूरी होता है टू इंश्योर compliance with the laws made by the parliament and any existing law which apply in the state, and as not to impede or prejudice the exercise of executive power of the center in the state। ये इन दो के अलावा भी कुछ ऐसे हैं जिसमें सेंटर जो है वो डायरेक्ट कर सकता है स्टेट को कि आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसमें लाइक किसी रोड का कंस्ट्रक्शन करना है या कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई मुद्दा है, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो अगर नेशनल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड कुछ है, लाइक मिलिट्री है, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, नेवी, इससे रिलेटेड कोई मुद्दा है, तो वो अगर उससे रिलेटेड कोई कंस्ट्रक्शन सेंटर करता है तो स्टेट को मानना पड़ेगा। या कोई रेलवे जैसे जो सेंट्रल का सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कोई मुद्दा है तो स्टेट को मानना पड़ेगा। या फिर कुछ और दूसरी फैसिलिटी है, मदर टंग से रिलेटेड कोई प्राइमरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट वगैरह या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के रिलेटेड कुछ काम कर रहा है सेंटर, तो स्टेट को मानना पड़ेगा। या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स वेलफेयर के मामले में अगर कुछ एग्जीक्यूट कर रहा है सेंटर, कुछ रूल बना रहा है, तो उसको भी स्टेट को मानना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं मानता है तो 365 के तहत जो सेंटर है वो सैंक्शन लगा सकता है स्टेट के ऊपर। ठीक है। अब देखते हैं म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ द फंक्शंस, कैसे दोनों एक दूसरे की बात मानते हैं। देखिए, स्टेट रूल पे, अगर स्टेट लिस्ट पे अगर कोई सेंटर कोई लेजिस्लेटिव रूल बनाना चाहता है तो तब तक नहीं बना सकता जब तक कोई स्टेट रिक्वेस्ट ना करे। लेकिन फिर भी अगर वो चाहे तो स्टेट लिस्ट को ओवरलैप कर सकता है, सेंटर के पास ये पावर है। लेकिन स्टेट उसको कई बार क्या होता है कि नहीं भी मानती है। ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि स्टेट रूल जो है वो हमारे फेडरलिज्म का एक बहुत बड़ा संकेत है कि स्टेट लिस्ट जो है वो फेडरलिज्म को बनाए रखती है। लेकिन अगर मान लो कोई सपोज पार्लियामेंट के पास कोई एक अकेली स्टेट जाती है कि इस पे रूल बनाना है, तो उसमें सेंटर डिनाई कर सकता है। लेकिन अगर कोई म्यूचुअल जाती हैं, 2-3 स्टेट कहती हैं कि हमें इस पे रूल बनाने की आवश्यकता है, तो वहाँ पर सेंट्रल को, पार्लियामेंट को रूल बनाना पड़ता है। और ये जो उसे क्या बोलते हैं, ये काम करता कौन है, होता किसके थ्रू है? ये होता है गवर्नर के थ्रू, क्योंकि गवर्नर एक ऐसी पोस्ट है जो सेंट्रल के द्वारा अपॉइंट करा जाता है, बेसिकली प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और वो होता है स्टेट में है। तो वो एक दोनों के बीच की कड़ी होता है। ये एक फेडरलिज्म को और स्ट्रॉन्ग करने वाला पॉइंट है।
अब हम कॉपरेशन देखते हैं, स्टेट एंड सेंटर के बीच में कोऑपरेशन कैसे काम करता है, कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमारा बचाए रखते हैं दोनों लोग। तो कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द फॉलोइंग प्रोविजंस टू सिक्योर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। पहला प्रोविजन है, द पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर ऑफ एनी इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज। अगर दो राज्यों के बीच में वाटर डिस्प्यूट है, उसको सॉल्व करना पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट जिस प्रकार से बोलती है कि इतना वाटर तुम्हें मिलेगा, इतना तुम्हें मिलेगा, वो चीज़ स्टेट को माननी पड़ती है। एंड प्रेसिडेंट कैन एस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 263 an interstate council to investigate and discuss subjects of common interest between the center and the states. Such a council was set up in 1990. 1990 के बाद से क्या हुआ कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि सेंटर स्टेट के बीच में कुछ मतभेद चल रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए एक इंटर स्टेट काउंसिल को एस्टेब्लिश किया जाता है। उसमें कुछ स्टेट के आदमी लिए जाते हैं, कुछ सेंटर के लिए जाते हैं। ये प्रेसिडेंट के पास पावर होती है आर्टिकल 263 के तहत। और थर्ड पॉइंट है इसका, फुल फेथ एंड क्रेडिट इज टू बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू द पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ द सेंटर एंड एवरी स्टेट। सपोज ये फुल फेथ की बात करता है कि फुल क्रेडिबिलिटी देनी चाहिए पूरे टेरिटरी ऑफ इंडिया में। अगर कोई पब्लिक एक्ट्स की बात है या फिर कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की बात है, सेंटर और स्टेट दोनों को, ये हर एक स्टेट को उसे क्या बोलते हैं, समान रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। सपोज दिल्ली में कोई फैसला आता है पब्लिक एक्ट से लेकर, दिल्ली हाई कोर्ट का कोई फैसला आता है, तो मुंबई में ये नहीं कहा जा सकता कि ये चीज़ मैं नहीं मान रहा, वो दिल्ली तो अलग है भैया, हम दिल्ली को नहीं जानते। या फिर यूपी में कोई फैसला आता है, हरियाणा वाले बोलते हैं हम तो नहीं जानते, वो तो यूपी का फैसला है। तो अगर वो पब्लिक एक्ट से जुड़ा हुआ फैसला है तो दोनों जगह वो मान्य होगा। और इसका अगला पॉइंट है, द पार्लियामेंट कैन अपॉइंट एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू कैरी आउट the purpose of the constitutional provisions relating to the interstate freedom of trade, commerce, intercourse, but no such authority has been appointed so far. देखिए, पार्लियामेंट चाहे तो अपॉइंट कर सकती है कि ट्रेड दोनों के बीच में कैसे होगा, कैसे फ्रीडम ऑफ ट्रेड, इंटरस्टेट को बढ़ावा मिलेगा, कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा, वाणिज्यिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। ये पार्लियामेंट चाहे तो अपॉइंट कर सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा अपॉइंटमेंट पार्लियामेंट ने नहीं किया है किसी भी स्टेट के लिए। अब अगला पॉइंट आता है ऑल इंडिया सर्विसेज। किसी भी फेडरेशन में ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑल नेशनल सर्विसेज होती हैं। इंडिया में ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। तो इसका ये एक फेडरेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है कि दोनों मिलजुल के काम करते हैं। जैसे कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस का जो सिलेक्शन होता है, जो कि टॉप मोस्ट सर्विसेज में आता है इंडिया में, तो इनका जो सिलेक्शन होता है वो सेंटर के द्वारा किया जाता है, लेकिन इनकी सर्विस जो होती है वो स्टेट में होती है। तो ये भी एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बहुत अच्छा उदाहरण है। और साथ ही साथ हमारे पास जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी व्यवस्था है। अगर कोई दो या दो से अधिक स्टेट गुजारिश करती है कि हमें ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत है, हमारे लिए एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है यूनियन के लिए होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट के लिए होता है, जो कि रिक्रूट करता है हाई ऑफिशियल्स को। उसी प्रकार से जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की फैसिलिटी है पार्लियामेंट के पास। वो चाहे तो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत दो या दो से अधिक स्टेट का एक साथ एग्जाम करा सकती है। बेसिकली हमारे देश में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज जो बड़ी सर्विसेज हैं कही जाती हैं। पहली तो 1947 से ही है, जो कि आईसीएस थी पहले। 1947 में आईसीएस को आईएएस के नाम से जाना गया था, इसका नेम बदल दिया गया था। 1947 में जो है आईएएस नाम रखा गया आईसीएस का, जो कि पहले इंडियन सिविल सर्विस हुआ करती थी। और उस आईपीएस को इंडियन पुलिस पहले बोलते थे, आईपी बोलते थे, उसको आईपीएस कर दिया गया, इंडियन पुलिस सर्विस कर दिया गया। 1966 में एक और नई सर्विस जोड़ दी गई जिसको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के नाम से जाना गया। ये 3 जो है बेसिकली बड़ी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा को, यहाँ से क्वेश्चन उठ के आता है कई बार कि राज्यसभा को किस आर्टिकल के तहत पावर मिलती है ऑल इंडिया सर्विस बनाने की। तो आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा के पास पावर है। ये पावर जो है लोकसभा के पास नहीं है, क्योंकि लोकसभा फेडरेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, यूनियन को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए राज्यसभा के पास ये पावर है कि वो चाहे तो न्यू ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट कर सकती है एक रेजोल्यूशन के द्वारा आर्टिकल 312 के तहत। अब हम पब्लिक सर्विस कमीशंस के रूप में देखते हैं कि किस प्रकार से सेंट्रल स्टेट
एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आता है कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर होते हैं इनको अपॉइंट कौन करता है। इनको अपॉइंट करने का काम गवर्नर करता है, लेकिन ये रिमूव प्रेसिडेंट के द्वारा ही किए जा सकते हैं, गवर्नर इनको रिमूव नहीं कर सकता। द पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश अ जॉइंट सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 or more state on the request of the state legislature concerned। the chairman and the member of the JPSC are appointed by the president। ये मैंने अभी आपको बताया, अगर दो या दो से अधिक स्टेट जो है वो रिक्वेस्ट करती हैं कि हमें एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन चाहिए, तो पार्लियामेंट उसको क्रिएट कर सकती है, लेकिन उसका जो चेयरमैन होगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट करा जाएगा। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैन रिजर्व द नीड ऑफ अ स्टेट ऑन अ रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नर एंड वेल द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। जो यूपीएससी है वो भी जो सर्विस है, जो नीडी सर्विसेज है जिनकी आवश्यकता है, उनके रिक्वेस्ट पे काम कर सकती है स्टेट के लिए, जब गवर्नर रिक्वेस्ट करता है और उसको अप्रूवल मिलता है प्रेसिडेंट के द्वारा। यूपीएससी असिस्ट द स्टेट when the requested by 2 or more states in the framing and operating scheme of joint recruitment for any service for which candidate possessing special qualification are required। यूपीएससी असिस्ट भी करता है अगर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की जरूरत होती है या किसी ऐसी बॉडी को बनाने की जरूरत होती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए जिसमें 2 या 2 से अधिक स्टेट इन्वॉल्व हो। वहां पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसका कर्तव्य है, इसकी ड्यूटी है कि एक तरीके से असिस्ट करे। अब हम देखते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम हमारा कैसे इंटीग्रेटेड है, अखंड कैसे है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉलिटी तो डुअल पॉलिटी का सिस्टम है, लाइक स्टेट में अलग सरकार है, केंद्र में अलग सरकार है, लेकिन नो डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जस्टिस का कोई डबल सिस्टम नहीं है। हाई कोर्ट के भी जो जज एंड जस्टिस हैं, हाई कोर्ट का भी जो चीफ जस्टिस होते हैं, उनको भी अपॉइंट करने का काम एक तरीके से प्रेसिडेंट ही करते हैं। हमारे देश में जो है जुडिशरी एक तरीके से इंटीग्रेटेड है, क्योंकि हाई कोर्ट के बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी आप जा सकते हैं, और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस वगैरह है उनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। और हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कॉमन हाई कोर्ट भी स्टैब्लिश कर सकता है 2 या 2 से अधिक स्टेट के लिए, जैसे कि महाराष्ट्र और गोवा का कोर्ट एक है, पंजाब और हरियाणा का कोर्ट एक ही है, हाई कोर्ट दोनों का सेम है। तो ये पावर जो है पार्लियामेंट के पास है, वो चाहे तो एक कोर्ट को 2 या 2 से अधिक स्टेट को सौंप सकता है। अब हम बात करेंगे इमरजेंसी कंडीशंस में क्या होता है। इमरजेंसी कंडीशन में क्या होता है, बेसिकली जो पावर है वो सेंटर के पास चली जाती है ऑलमोस्ट। अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करें, आर्टिकल 352 के तहत जो नेशनल इमरजेंसी लगती है, इस केस में क्या होता है, सारी पावर एक तरीके से सेंटर के हाथ में चली जाती है। सेंटर जैसे चाहे एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए डायरेक्ट कर सकता है स्टेट को, और स्टेट गवर्नमेंट को वो चीजें माननी ही पड़ती हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कंप्लीट कंट्रोल जो है वो सेंटर का होता है, लेकिन जबकि स्टेट की गवर्नमेंट सस्पेंड नहीं होती, विधानसभा भंग नहीं होती है, लेकिन कंट्रोल एक तरीके से कह सकते हैं सेंटर का होता है। प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे क्या होता है, प्रेसिडेंट के हाथ में पूरी पावर आ जाती है जो 356 के तहत लगता है। इस टाइम पे भी एक तरीके से कह सकते हैं जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट की पावर यूज कर या गवर्नर एक तरीके से प्रेसिडेंट का नुमाइंदा ही होता है, वो जो उसके हाथ में कहने को प्रेसिडेंट रूल होता है, लेकिन ग्राउंड पे देखा जाए तो एक गवर्नर रूल होता है, और गवर्नर पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में सारी अथॉरिटी को ले लेता है। तीसरे कंडीशन में होता है आर्टिकल 360। ये 3 तरीके के इमरजेंसी हमारे पास, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, नेशनल इमरजेंसी 352, प्रेसिडेंट रूल 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। आर्टिकल 360 में ये क्या कहा गया है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे सेंटर जैसे चाहे वैसे स्टेट को डायरेक्ट कर सकता है, जैसे चाहे वैसे बोल सकता है कि आप रिडक्शन करिए, सैलरीज में कैसे रिडक्ट करना है, कैसे फाइनेंशियल स्थिति को कंट्रोल में करना है, क्या क्या जरूरी जो निर्देश हैं उनका पालन करना है। ये सब कुछ जो है ये एक तरीके से आ जाता है आप सेंट्रल के अंडर में, ठीक है। और जो स्टेट में हाई कोर्ट के जजेस वगैरह हैं उनकी भी सैलरी का रिडक्शन किया जा सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी में। अब हम देखते हैं इसके अलावा कुछ और भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं जो दोनों के बीच में बात करते हैं, जैसे कि आर्टिकल 355 जिसकी 2 ड्यूटी होती हैं सेंटर के ऊपर, टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड टू एंश्योर दैट गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरीड ऑन द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 355 आर्टिकल हमारा ये बात करता है कि ये सेंटर की ड्यूटी है कि वो हर एक स्टेट को किसी
बाहरी शक्तियों से या बाहरी आक्रमण से या बाहर के एग्रेशन से प्रोटेक्ट करे, या फिर इंटरनल डिस्टरबेंस हो रहा है तो वहां पे मदद करने का काम जो है सेंट्रल का है, वो सेंट्रल को निगरानी में रखना है और ये इंश्योर करना है कि हर एक स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन का पालन हो रहा है। दूसरा है गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इन एडिशन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, द गवर्नर एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर इन द स्टेट। ही सबमिट्स periodical reports to the center about the administrative affairs of the state। गवर्नर जो है वो सेंटर स्टेट में अपॉइंट जरूर किया जाता है, लेकिन वो सेंट्रल के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, बेसिकली प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और इसको हर टाइम टू टाइम सेंटर को इन्फॉर्म करते रहना होगा कि कैसे कैसे काम स्टेट में चल रहा है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर दो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट। जो जैसे कि यूपीएससी का एसपीएससी जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसका जो चेयरमैन है वो भी अपॉइंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है, लेकिन रिमूव केवल प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसका जो कमिश्नर है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जो कि बेसिकली पंचायती राज वगैरह के जो इलेक्शंस हैं उनको करवाता है। स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन स्टेट कमीशन नहीं कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं कराता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन केवल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो पंचायती इलेक्शंस हैं उनमें ही पार्टिसिपेट करता है, उनमें ही रोल रहता है, जबकि स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शंस हैं उनको करवाने की जिम्मेवारी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन होता है या कमिश्नर होता है, उसको अपॉइंट करने की जिम्मेदारी तो गवर्नर की होती है। गवर्नर उसको अपॉइंट जरूर करता है, लेकिन उसको रिमूव करने की पावर केवल प्रेसिडेंट के पास निहित रहती है, गवर्नर उसको रिमूव नहीं कर सकता। अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस की। कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर और क्या क्या चीजें हैं, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे हमारा नीति आयोग है, जो कि जिसमें अभी पहले प्लानिंग कमीशन था जो कि पूरा सेंट्रल कंट्रोल था। नीति आयोग में स्टेट चीफ मिनिस्टर्स भी लिए जाते हैं, जोनल काउंसिल्स हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं ये दोनों पे बात करते हैं, सेंट्रल स्टेट दोनों के बीच में एक हार्मनी बनाए रखने का काम करती हैं, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है वो होगा आपका फाइनेंशियल रिलेशन। ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।